सुनो आप ध्यान से। क्या आज क्या शुरू कर बताऊंगा मैं आपको आवर्त तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे पहले मैं आपको पूरा रिवाइज करवा चुका हूँ। रिवाइज क्या है, बेसिकली मैं समझा ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रिवाइज छोड़ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जो कुछ है मैंने पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का कवर करा दिया है। आज इसको हम पूरा कर लेंगे। ये जो चैप्टर है छोटा है, आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले लेकिन जो जो फोर्थ चैप्टर था अभी वो थोड़ा रह गया है, उसमें मैं आपको 3 वीडियो और दूंगा, ठीक है। 3 वीडियो दूंगा। एक वीडियो में जो बचा हुआ है थोड़ी सी चीज़ें वो होंगी चौथे चैप्टर की, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है जो बचा हुआ है। मतलब उसमें साबुन वगैरह है, साबुन की सफाई कैसे करता है वो समझोगे आप। अब घर में साबुन होता है, साबुन और डिटर्जेंट, तो दोनों चीज़ें होती हैं, वो सफाई कैसे करते हैं कपड़े की वो समझोगे। और दूसरा दूसरा क्या रह गया है, एक मैं वीडियो में आपको क्या दूंगा, IUPAC। IUPAC मतलब IUPAC जितने भी नाम, जो भी थोड़ा बहुत तो समझा चुका हूँ मैं, ये थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ। थोड़े से जो प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो प्रैक्टिस करा दूंगा एक वीडियो में। और एक वीडियो में मैं आपको क्या दूंगा, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि आपके पेपर में आ सकती हैं वो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं सिखा दूंगा मैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको सारा सारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। सारी क्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने होंगे, सारे समीकरण आपको रट जाएंगे। इस तरीके से बताऊंगा कुछ ट्रिक वगैरह से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिजिक्स में थोड़ा बहुत करा चाहूँ, थोड़ा बहुत और करा दूंगा मैं, तो फिजिक्स भी हो जाएगा आपका, ठीक है। मैथ्स हमारा हो ही गया है पूरा। मैथ्स को आप रिवाइज करते रहो बेहतरीन तरीके से, तो मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे। बाकी सब तो सब्जेक्ट, मैथ्स पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में आप क्वेश्चन करके आओगे तो पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, और आपने गलत कर दिया तो पूरे जीरो भी मिलता है, ठीक है। मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, साइंस पे भी ध्यान देना। बाकी सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ते रहें, उनमें दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाते हैं वो, ठीक है। तो अभी हमें सीखना है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हाँ बोलो। हाँ थोड़ी बहुत चल जाती है प्लस माइनस, लेकिन वैसे अगर कंसेप्ट गलत यूज़ कर रहे हो आप, आपने कंसेप्ट ही गलत यूज़ किया मैथ्स में, तो वो टीचर को साफ साफ दिख जाएगा क्वेश्चन में, कहाँ इसने क्वेश्चन सही से नहीं किया है, तुरंत पूरा काट के जीरो दे देगा। हाँ अगर आपने कंसेप्ट सही, फॉर्मूला सही लगा दिया तो आधे नंबर तो ये मान लो मिल गए आपको। आधे नंबर क्यों, फॉर्मूले से आधे नहीं, थोड़ा बहुत फॉर्मूला लगाया होगा तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी की होगी, अब हो सकता है आंसर गलत आया हो तो टीचर आपको नंबर दे देगा थोड़े बहुत काट के। कंसेप्ट से यूज़ होना चाहिए, जो वो पूछ रहा है वही यूज़ होना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ऐसा नहीं है क्वेश्चन कुछ पूछा है आप लिख कुछ रहे हो तो नहीं मिल पाएगा नंबर में, ऐसा वो साफ साफ दिख जाता है कि हाँ इसने चीटिंग की है। और सब्जेक्ट में चल जाता है, क्वेश्चन कुछ है, आप थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड लिखो, कुछ और लिख दो तो नंबर मिल जाते हैं। मैथ्स में नहीं होगा, मैथ्स में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसलिए। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं चैप्टर। अब इसमें अभी चैप्टर में क्या है, देखो ये क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या मतलब है, जैसे जो भी तत्व हमारे हमें खोजे गए, धीमे धीमे करके सारे तत्वों के बारे में जानकारी मिलती गई कि भाई ये लोहा है, इसके ये ऐसे गुण है, ये सोना है, चमकता है, बहुत ज़्यादा अभिक्रिया कम अभिक्रियाशील है। तो ऐसे एक एक करके धीमे धीमे करके तत्वों की खोज होती चली गई थी, तत्वों की खोज होती चली गई थी। तो जब तत्वों की खोज हो रही थी तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण मतलब समझ रहे हो कि तत्वों को एक साथ एक टेबल में बना के लिख दिया। और टेबल में ऐसे नहीं कि कोई नाम जैसे आपका मर्जियों के नाम जैसे लिख दिया। जैसे अब जब आपकी जो रजिस्टर होता है स्कूल का, तो उसमें भी जो नाम लिखे जाते हैं आपके अल्फ़ाबेटिकली लिखे जाते हैं ना, अल्फ़ाबेटिकली मतलब ए नाम, ए वाले पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरीके से लिखे जाते हैं। इसी तरीके से कोई ना कोई नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सब साइंटिस्ट अरेंज कर रहे थे, व्यवस्थित कर रहे थे। किनको, तत्वों को। समझ पा रहे हो मेरी बात को, तत्वों को वो व्यवस्थित कर रहे थे साइंटिस्ट। सबसे पहले आए थे डॉवेराइनर। कौन आए, डॉवेराइनर। फिर आए न्यूलैंड्स आए। तो इन लोगों ने तत्वों को थोड़ा थोड़ा वर्गीकृत किया, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, उनका कोई यूज भी नहीं था, अच्छा है हटा दिया, ठीक है। आपको केवल 2 ही आवर्त सारणी पढ़नी है, अब सीधे मेंडलीव, एक मेंडलीव थे, उन्होंने एक अपनी आवर्त सारणी दी थी, वो पढ़नी है आपको। फिर आधुनिक आवर्त सारणी जो फिलहाल आपकी चल रही है, मेंडलीव की नहीं चल रही, आधुनिक आवर्त सारणी चलिए किसकी, मोजले की। किसकी, मोजले। उन्होंने मौज मौज में बना दिया आवर्त सारणी और उनकी बिल्कुल सही बैठ गई, ठीक है। ऐसा नहीं है तो मजाक कर रहा हूँ, मतलब उन्होंने आवर्त सारणी जो बनाई काफ़ी अच्छी बनाई, वही चल रही है अभी भी, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें चेंज होते रहे, बाकी उन्हीं की आवर्त सारणी सबसे बेहतरीन है। समझ गए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक मतलब जो अभी चल रही है मोजले की, ठीक है। तो हमें इसके तत्वों के बारे में आज कुछ सीखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले यही चैप्टर होना चाहिए कायदे में, लेकिन सबसे लास्ट में रखा गया 5वां चैप्टर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद, अच्छा उससे पहले आपको मैं एक बात बताना क्या चाहूँगा, पूछना चाहूँगा। एक चीज़ तो आपको पता होगी क्या, परमाणु का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। परमाणु का परमाणु भार
और परमाणु क्रमांक, दो चीज होती हैं, पता है आपको क्या होती हैं? जैसे अगर मैं जैसे पिछले ही चैप्टर में कार्बन के बारे में चर्चा कर रहा था, कार्बन ऐसे लिखा जाता है, क्या मतलब है इसका? ये इसका परमाणु क्रमांक है, क्या है ये? परमाणु क्रमांक है, और इसका परमाणु भार। क्या मतलब है परमाणु क्रमांक परमाणु भार का? बता सकते हो मुझे? अगर ये कार्बन का एक परमाणु है, ठीक है, इसको तोलो तो इसका वजन कितना आएगा? 12। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु भार 12 है। ठीक है, अब 12 क्या? 12 यूनिट आता है एएमयू। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, मतलब परमाणु को तोलने की इकाई है, परमाणु को तोलने की इकाई है एएमयू। ठीक है, और परमाणु क्रमांक का क्या मतलब है? परमाणु क्रमांक का मतलब है इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 6 है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब तक ये परमाणु है, फिर आयन बन जाएगा तो परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके अंदर सीधे सीधे इसका भार 12 है, इसलिए इसका परमाणु भार 12 है। और परमाणु क्रमांक 6 का मतलब इसके अंदर प्रोटॉन 6 है। क्या? प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं? नाभिक में। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। 1 2 3 4 5 6 6 इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे, और 6 ही इसके में क्या होंगे? न्यूट्रॉन। कितने ज़्यादा बन गए ये तो। 6 दिख रहे हैं, लाल वाले 6 दिख रहे हैं, शायद वीडियो में नहीं दिख रहा हो, छोटे छोटे बनाए मैंने। 4 लाल वाले न्यूट्रॉन मान लो, काले वाले प्रोटॉन मान लो। ये नाभिक है, चुपके होते हैं वैसे, मैंने दूर दूर बनाए दिखने के लिए। ये नाभिक है इसका, किसका? कार्बन का। इसमें इसी नाभिक का ही भार होता है एक्चुअली। इसमें कितने हैं? ये कितने डॉट दिख रहे हैं आपको? 12। इन्हीं 12 का एक का भार 1 है, तो 12 का भार 12 हो गया, इसीलिए परमाणु के इसका नाभिक का भार 12 है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहे होंगे छोटे छोटे। इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन। ये काले वाले प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या बता रहा है, ये काले 6 हैं इसलिए 12, टोटल 12 हैं। ये ऊपर वाला 12 क्या बता रहा है? ये टोटल अंदर वाले 12 हैं, और 4 और होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलो हाँ या ना? बोलो ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ये पूरा परमाणु है। इस पूरे परमाणु का भार कितना है? 12। लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का भार कुछ होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं ना ये, अब ऐसे ये डॉट 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 बना रहा हूँ, ये कुछ है नहीं है ऐसा, ये तो बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ, कक्षा बताने के लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों का भार कुछ नहीं है परमाणु में। पूरा परमाणु जो माना जाएगा इतना बड़ा माना जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, लेकिन एक्चुअली जो भार है वो नाभिक का ही है। समझ रहे हो ना? नाभिक का भार है, इसको नाभिक कह रहे हैं। 12 भार है क्योंकि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। क्या है ये? नाभिक। नाभिक मतलब 6 प्रोटॉन है इसमें और 6 न्यूट्रॉन है, इसी का 6 12 भार है। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा थोड़ा क्यों बता रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, क्योंकि इसी का रोल है सबसे ज़्यादा, परमाणु भार परमाणु क्रमांक का इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि जो तत्वों को वर्गीकृत किया गया, मेंडलीव ने परमाणु भार के अकॉर्डिंग किया और मोजले ने परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग किया। तो मोजले की ज़्यादा अच्छी मानी, परमाणु क्रमांक वाली थोड़ी, परमाणु भार वाली थोड़ी गड़बड़ थी, किसकी? मेंडलीव की। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या कहना चाह रहा हूँ वो छोड़ो, फिलहाल ये समझ में आया परमाणु भार परमाणु क्रमांक, ये आपको अच्छे से पता है कि नहीं? ठीक है, मतलब कुल मिला के प्रोटॉन काले वाले कितने? इसमें 6 हैं, तो इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 6 है। टोटल 12 है, इसलिए इसका परमाणु भार 12 है, क्योंकि इन सबको तोलोगे तो 12 निकल के आएगा वजन। ठीक है, और क्रमांक का मतलब 6 काले वाले 6 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी 6 ही है एक्चुअली। समझ गए मेरी बात को? हाँ या ना? क्लियर है बहुत अच्छे से? ठीक है, साफ करने वाला कहाँ है? तो सबसे पहले आती है बात किसकी? अब वही मैं बता रहा हूं, ये तत्वों को वर्गीकृत किया गया उनके गुणों के अनुसार। गुणों के अनुसार मतलब जैसे कि मान लो सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम आएगा अभी, आरबी नहीं, तो ये सब तत्व आएंगे, हम देखेंगे इन सबके गुणधर्म एक जैसे हैं, सबके प्रॉपर्टी गुण एक जैसे हैं, तो एक ही जगह रख देंगे इसको।
भाई आप भी कोई चीज़ अगर आपको व्यवस्थित करनी है, जैसे आपको बच्चे हैं बहुत सारे क्लास के बच्चे हैं, आपको क्या करना है, अच्छे बच्चे एक तरफ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एक तरफ बैठाओगे, बेकार बच्चों को एक तरफ बैठाओगे, जिनके गुण एक जैसे हैं उनको एक जगह बैठाओगे, जो मैथ्स में अच्छे हैं उनको अलग बैठा दिया, जो फिजिक्स में अच्छे हैं उनको अलग बैठा दिया, जो रसायन विज्ञान में अच्छे हैं उनको अलग बैठा दिया। ऐसे ही तो बैठाओगे बच्चों को, व्यवस्थित करोगे। ऐसे ही ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, व्यवस्थित कर रहे थे तत्वों को, इन्होंने सेम गुण वाले एक ऐसे एक लाइन में रख दिए, इन सबके गुण एक जैसे हैं, तो ये सारे के सारे आएंगे फर्स्ट समूह में। समूह और आवर्त दो चीज आएंगी, अभी बताता हूं। समूह मतलब ग्रुप, तो एक ग्रुप में दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, इस तरीके से तत्वों को रखते जा रहे थे। बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है, टेबल बन जाएगी कुल मिला के। तो सबसे पहले आती है मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्या आती है? मेंडलीव की, लिख देता हूं उसको मैं, आप देख लो। तो देखो बच्चों, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ध्यान से सुनना। एक तो ये पूछ सकता है आपसे मेंडलीव आवर्त सारणी, या मेंडलीव आवर्त नियम पूछे तो अभी आप ये लिखो, ये मेंडलीव का आवर्त नियम है। क्या पूछा? अगर मेंडलीव की आवर्त नियम क्या है तो ये है। मेंडलीव आवर्त सारणी दोनों चीज लिख दोगे। गुण दोष पूछे, अभी बताऊंगा मैं। गुण दोष किसके? मेंडलीव की आवर्त सारणी के। ठीक है, उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। तत्वों के मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या मतलब है भी देखेंगे इसको। फिर दूसरा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्व स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है, और 8 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। मतलब क्या है? 8 ऊर्ध्व स्तंभ मतलब एक स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 7 क्षैतिज। क्षैतिज मतलब ये ऐसे, पहला हो गया ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांच हो गए, 6 हो गए, 7। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्षैतिज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्षैतिज पंक्तियां हो गई, जिनको क्या कह रहे हैं? ये सब क्या हैं? आवर्त हैं। ये क्या है? आवर्त। ठीक है, और 8 ऊर्ध्व क्या हो गए? स्तंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको क्या बोला जा रहा है? ऊर्ध्व स्तंभ, जिन्हें समूह कहा जाता है। हाँ, और क्या? क्षैतिज है ना ये, यूं करके ये ऊर्ध्व है। ठीक है, समझ पा रहे हो? इन सब अभी जब आधुनिक वाले पढ़ेंगे उसमें ये 18 हो जाएंगे, ये 7 ही रहेंगे, आवर्त तो 7 ही रहेंगे, और ये 18 हो जाएंगे आधुनिक वाले में। फिलहाल किसको क्या कह रहे हैं ध्यान से समझना। पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां समूह। पहली आवर्त, दूसरी आवर्त, तीसरी आवर्त, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं आवर्त। समझ रहे हो? आवर्त समूह दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना। एक सवाल आएंगे कम से कम इस चैप्टर से 6-7 नंबर का आएगा पेपर, तो वो एकदम आपके परफेक्ट हो जाने चाहिए, बेहतरीन। क्यों? इसका कोई पीछे से लेना किसी से भी कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सिर्फ अलग अलग चैप्टर है बिल्कुल। मतलब इससे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी बनेगा। क्यों इंटरेस्ट बनेगा? क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? तत्वों के बारे में सीख रहे हैं। समझ रहे हो? जो तत्व हमारे पाए जाते हैं हमारे नेचर में, बात मतलब नेचर मतलब आसपास हमारे जो तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में सीख रहे हैं। तो उनके बारे में भी क्या सीख रहे हैं? उनके तत्वों के बारे में भी सीखोगे, और उनको किस तरीके से व्यवस्थित किया गया, क्या उनमें एक समान गुण हैं, वो सारी चीज़ें सीखने वाले हो यहाँ पर। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मज़ेदार है। इसमें बोरिंग वाली कोई बात ही नहीं है, कोई रटने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अलग है, मज़ा आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये आवर्त हो गए और ये समूह हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सी इसमें मैंने बड़ी बात बता दी? ठीक है, आसान सी बात बताई। अब इसमें क्या किया? मेंडलीव ने तत्वों को रख दिया। किस तरीके से रख दिया? पहले वाले में तो केवल हाइड्रोजन ही रखा था इन्होंने, फिर यहाँ लिथियम रख दिया था, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से तत्वों को रखते गए थे। ठीक है, लिथियम के बाद सोडियम। लिथियम सोडियम एक जैसी प्रॉपर्टी होती है इनकी, क्यों बता सकते हो मुझे? चलो भी देखेंगे, नहीं बता पा रहे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ऑक्सीजन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरीके से अब सबसे बड़ी बात यह है, ये क्या है? परमाणु भार। इनकी जो आवर्त सारणी है परमाणु भार के अकॉर्डिंग है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन है। परमाणु भार के आवर्ती फलन का क्या मतलब है?
जैसे इसका परमाणु, जैसे ये क्या कर रहे थे कि भाई इसका कितना वजन है, ये यहाँ रख दिया, इसका वजन कितना है, इतना, यहाँ रख दिया। जो मतलब इसका भार इससे ज़्यादा है, फिर इससे ज़्यादा है, फिर इससे ज़्यादा है, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, उसका जो इससे ज़्यादा होगा वो यहाँ रख दिया। मतलब परमाणु भार के अकॉर्डिंग रखते चले जा रहे थे वो, जितना भार रख दिया उससे ज़्यादा भार वाला सबके भार तोल तोल के रख लिए, सबके भार तोल के रख लिए उन्होंने। अब देखे जिसका भार मतलब कम है वो यहाँ रख दिया, उससे ज़्यादा वाला यहाँ, उससे ज़्यादा वाला यहाँ, उससे ज़्यादा वाले यहाँ, उससे ज़्यादा वाले यहाँ। समझ रहे हो मेरी बात को? किसके अकॉर्डिंग है? परमाणु भार, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हो, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु के द्रव्यमान। तो उसके आवर्ती फलन है इनकी किसकी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? मेंडलीफ की आवर्त सारणी मैं दिखा दूंगा बुक में से, वीडियो में, आप लोग अपनी किताब में देख लो, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? इतना ही समझना है कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है। अच्छा, आवर्ती फलन का क्या मतलब है? मैं बताऊंगा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, परमाणु भार के आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब ये, एक आवृत्ति के बाद परमाणु के जो गुण होंगे वो लौटेंगे, परमाणु के गुण जो होंगे वो लौटेंगे। क्या मतलब है मैं समझाता हूँ, ऐसे समझो आप, जैसे कि हमारा जो नंबर सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता है, ठीक है? जैसे ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 यहीं से तो शुरू कर देते हैं। मतलब 11 और 1 कुछ कुछ एक जैसे होते होंगे शायद, तभी ऐसे लिखते हैं। फिर 21 लिखते हैं, फिर 31 लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। फिर 1 2 3 4, फिर इधर 11 12 13 14 ऐसे करके। तो ये क्या मतलब है इनका? जैसे तत्वों को परमाणु भार के अकॉर्डिंग अगर हम रखते जा रहे हैं तो 8 के बाद, ये सोच रहे थे 8 के बाद जब 8 तत्व रख देंगे तो 9वां जो तत्व आएगा उसके गुण पहले वाले जैसे होंगे, थोड़े नहीं, सेम, काफी सेम होंगे। समझ पा रहे हो? आवृत्ति फलन का मतलब, आवृत्ति का मतलब होता है एक समय के अंतराल के बाद आवृत्ति वो चीज लौटेगी, ठीक है? जैसे कि लीप ईयर सुना है आपने? लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है? हर 4 साल के बाद आता है लीप ईयर, जिसमें फरवरी 29 का होता है, फरवरी से 29 का हर 4 साल बाद आता है ना। तो लीप ईयर हर 4 साल के बाद लौटता है, तो वो 4 साल उसका आवृत्ति हो गई, किसकी? लीप ईयर की, 4 साल। तो ऐसे यहाँ पर जो इसके जो तत्वों के गुण हैं परमाणु भार के आवर्ती फलन का मतलब, एक परमाणु भार के बाद वो उनके तत्व के जो गुण होंगे वो लौटेंगे। जैसे अगर परमाणु भार के अकॉर्डिंग एक टेबल में लिखता चला जाता है वो करके, बहुत ध्यान से सुनना, परमाणु भार के बाद एक टेबल में लिखता चला जाता तो कोई फायदा नहीं था। ये क्या कर रहे हैं कि परमाणु भार के अकॉर्डिंग बढ़ते तो चले जा रहे हैं, फिर लाइन चेंज कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके गुण एक जैसे हैं, इसलिए एक ही समूह में रख रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में का गुण वैसे ही हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 आएंगे सोडियम, वहां पर इनको यहाँ पर आए थे, बाद में वो रखे गए थे तत्व जो कि अलग थे थोड़े, ठीक है? बाद में उनके टाइम पर वो भी नहीं पता था, जो इनर्ट गैस हिंदी में क्या कहते हैं, अक्रिय तत्व, तो उस टाइम पर नहीं बताते, खाली थे। ये ऐसे ये भी खाली है, जितने बताते उतने रख दिए इन्होंने। समझ रहे हो ना? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा 14 सिलिकन, सिलिकन के बारे में शायद नॉलेज नहीं थी इनको, चलो ठीक है जो भी है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8वां फिर स्टार्ट इधर रख देंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, इन सबके जो 8वें को इधर रख रहे हैं ना, तो इस सबके गुण भी एक जैसे आ रहे हैं। समझो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, अब ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, समझ के हो गया हल्का फुल्का, ठीक है? अब समझना ये समूह हो गए, ये आवर्त हो गए, इन सबके रासायनिक गुणधर्म और एक जैसे हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ूँ, ठीक है? एक दो बातों सुन लो। अब जो इनके दोष और गुण की बात कर रहे हैं वो यहीं पे थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं मैं। एक बार दिखा दूं मैं आवर्त सारणी, आप देखो अपनी किताब में। बच्चों देखो, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, आप पॉज करके इसको एक बार देख सकते हो, ठीक है? अब जो ध्यान से सुनो, इनके गुण बता रहा हूं मैं। क्या गुण? लिखवा नहीं रहा, इसी में बता दूंगा। दो गुण ध्यान रखने पड़ेंगे इनकी आवर्त सारणी के। 2 फायदे हुए। एक तो फायदा क्या हुआ, जैसे मान लो सिलिकॉन लिखा है यहाँ पर, ठीक है? जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे एक ये खाली रह गया, यहाँ तत्व पता नहीं था कौन सा आएगा, ये भरते गए, जितने तत्वों के बारे में जानकारी थी भर गए ये, लेकिन ये खाली रह गया। जैसे अगला जो आया एल्यूमिनियम के जैसे एक आया था, सिलिकॉन के जैसा, ए का एल्यूमिनियम, एल का सिलिकॉन, ए का बोरॉन। बोरॉन कहाँ है? चलो ठीक है, देखते हैं अभी। तो यहाँ पर एक तत्व छूट गया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक तत्व ऐसा आएगा जिसकी खोज होगी, अभी तक नहीं हुई है, एक तत्व खोजा जाएगा जो कि इसको आप यहाँ पर रखोगे।
क्योंकि मैं समझाता हूँ, जैसे एक तत्व था यहाँ पर, मैग्नीशियम के नीचे कोई तत्व रख दिया एक, ठीक है, कैल्शियम रख दिया, यहाँ कैल्शियम आएगा, यहाँ कैल्शियम रख दिया, यहाँ बचा नहीं, फिर यहाँ के बाद एक तत्व यहाँ रख दिया इन्होंने, पर देखा कि यहाँ तो खाली रह गया। यहाँ पर क्यों रखा? क्योंकि इसके जो यहाँ पर तत्व रखा गया उसके गुण सिलिकॉन के जैसे थे, समझ रहे हो ना। जर्मेनियम आया यहाँ पर, इसके जो गुण थे ये भी बाद में खोजा गया। यहाँ पर एक खाली छूट गया, यहाँ एक खाली छूट गया, यहाँ पर एक तत्व रख दिया, ठीक है। अब देखें कि यहाँ दो खाली छूट गए, यहाँ पर क्यों रखा? क्योंकि फॉस्फोरस के जैसे गुण थे इसलिए यहाँ रखना पड़ा। यहाँ दो खाली छूट गए तो उन्होंने क्या कहा मेंडलीव ने कि दो तत्व खोजे जाएंगे जिनके गुण एल्यूमिनियम जैसे और सिलिकॉन जैसे होंगे। एक का एल्यूमिनियम के जैसा होगा, एक का सिलिकॉन के जैसा होगा, और बाद में खोजे भी गए वो। मतलब पहले से ही उन्होंने कर दिया कि तत्व आपको मिलेगा, तुम ढूंढो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं एक तत्व ऐसा मिलेगा जिसके गुण एल्यूमिनियम जैसे होंगे। हाँ, एल्यूमिनियम के जैसा मिल गया आपको। एका एल्यूमिनियम कौन था? एका सिलिकॉन तो जर्मेनियम मिला था। सिलिकॉन के जैसा एक यहाँ पर जो मिला वो जर्मेनियम मिल गया। एल्यूमिनियम के जैसा मिल गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इसका स्कैंडियम मिल गया, ठीक है। तो ऐसे तीन तत्वों की खोज हो गई। मतलब जो उसने कह दिया, किसने? मेंडलीव ने पहले से ही कह दिया तत्व खोज होंगे, ढूंढो मिलेंगे। जाओ मैं कह रहा हूँ। हाँ, खोज, अरे मिलते हैं, तुम ढूंढो। तुम्हें मतलब खदान वगैरह में से तत्व नहीं मिलते हैं, तो ऐसे मिल जाते हैं तत्व। अभी तो खोज हो चुकी है, पहले इतनी खोजें थोड़ी ना थी, पता ही नहीं था कौन सी चीज़ कहाँ पर है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? एक सेकंड, ठीक है। तो अब अभी मैं लिखवा दूंगा, मतलब कौन से एक गैलियम और रह गया, उसको यहाँ पर लिखवाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लो। तो आपको गुण समझ में आ गए, गुण क्या थे, ठीक है। और एक दो चीज़ें ऐसी हुई, जैसे मान लो कोई तत्व यहाँ रख दिया, कोई तत्व यहाँ रख दिया, ठीक है। अब बाद में हुआ क्या, पता चला कि रखना यहाँ पड़ा। पहले ये माना जा रहा था यहाँ पर जो है इसका कम है परमाणु भार, इसका ज़्यादा सोच रहे थे। अब कोई परमाणु को तोल के थोड़े ना देखा गया, वो तो अनुमानित है थोड़ा बहुत। मान लो यहाँ किसी का एक का ज़्यादा माना जा रहा था, किसी का कम माना जा रहा था, तो ज़्यादा वाले को यहाँ पर रखा गया, कम वाले को इधर रखा गया। तो बाद में पता चला नहीं, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, क्योंकि इसको आगे रखना पड़ रहा है। आगे क्यों रखना पड़ रहा है? क्योंकि इसके गुण इसके जैसे हैं। समझ रहे हो ना? तो मतलब कुछ परमाणु द्रव्यमानों में संशोधन हुआ। दो गुण थे, नए तत्वों की खोज हुई। गुण क्या थे इनके? नए तत्वों की खोज और परमाणु द्रव्यमान में संशोधन, दो इनके गुण थे। अभी मैं लिखवाऊंगा यहाँ पर। दोष क्या क्या थे इनकी? एक तो हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन वैसे तो ये क्या होता है, अधातु है। हाइड्रोजन क्या है, लेकिन धातु के साथ रखना पड़ रहा है। धातु के साथ, ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखवा भी दूंगा। हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं बता पाए। हाइड्रोजन वैसे होता क्या है, अधातु होता है, लेकिन धातु के साथ रखना पड़ रहा है। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बताया, गुण दो गुण लिख लो इसके। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट गुण है कि नए तत्वों की खोज। तो इनकी आवर्त सारणी की वजह से क्या हुआ, नए तत्वों की खोज हो गई। अब ऐसा हो सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी पूछे कि मेंडलीव आवर्त सारणी के बारे में बताइए और उसके गुण बताइए। तो गुण में नए तत्वों की खोज लिख दोगे और इसके अलावा जो बताने जा रहा हूँ वो लिख दोगे, ठीक है। और हो सकता है कि अलग से क्वेश्चन पूछे इसी पे, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। अलग से क्या क्वेश्चन, कौन से नए तत्वों की खोज हो गई बता रहा हूँ। एक तो एका बोरॉन की खोज हुई, एक एका एल्यूमिनियम की खोज हुई, एका एल्यूमिनियम, और एक एका सिलिकॉन इन नए तत्वों की खोज हो गई, ठीक है। अब क्या मतलब है, क्या देखो, बोरॉन तो पहले से ही खोजा जा चुका था, बोरॉन तो पहले से ही पता था, एल्यूमिनियम पहले से ही पता था, सिलिकॉन पहले से ही पता था, ठीक है ना। ये जो बोरॉन है, बोरॉन का सिंबल क्या होता है? नहीं, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? और सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? बता सकते हो? सिंबल पता होने चाहिए। एल्यूमिनियम का तो Al होता है। अरे बोरॉन का बी बता रहे हो, बी होता है केवल बी,
बेरिलियम बोरॉन, इसका Al, इसका SI। फिलहाल बात यह है, देखो ये कहा गया एका का मतलब होता है एक जैसा। संस्कृत भाषा, संस्कृत का शब्द है एका, संस्कृत का मतलब, संस्कृत में एका शब्द का मतलब है उसी के जैसा। तो मेंडलीव ने क्या कहा, एका बोरॉन, बोरॉन के जैसे एक तत्व खोजा जाएगा। एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जैसे एक तत्व खोजा जाएगा। एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के जैसे एक तत्व खोजा जाएगा, क्योंकि इनके नीचे, सिलिकॉन के नीचे जगह खाली थी, एल्यूमिनियम के नीचे जगह खाली थी, और बोरॉन के नीचे जगह खाली थी। तो एका सिलिकॉन क्या था, जर्मेनियम। जर्मेनियम हिंदी में कैसे लिखेंगे, हाँ हाँ, एक सेकंड, जर्मेनियम कैसे लिखा जाएगा भाई, जर्मेनियम, जर्मेनियम। तो किसकी खोज हुई, जर्मेनियम की खोज हुई। क्यों, क्योंकि इसके गुण कैसे थे, सिलिकॉन के जैसे थे। ए का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जैसा था आपका गैलियम। गैलियम की खोज हो गई, गैलियम, दो मात्राएं। ए का बोरॉन स्कैंडियम, स्कैंडियम कहाँ गया, स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम, ना का अंकी बिंदी लग रही है, ना साथ नहीं लिखा है इसमें, हाँ सही है, स्कैंडियम। तो डा पे छोटी की मात्रा या और माँ, साफ साफ लिख दे रहा हूं, स्कैंडियम। तो इन नए तत्वों की खोज हुई। आपसे अगर पूछा जाए कि मेंडलीव की आवर्त की वजह से किन नए तत्वों की खोज हुई, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। स्कैंडियम किसके जैसा था, बोरॉन जैसा, एका बोरॉन बोला गया था पहले इसको। पहले क्या बोला, एका बोरॉन, मतलब एक तत्व खोजा जाएगा जिसका नाम होगा एका बोरॉन। एका बोरॉन मतलब पहले तो बोरॉन के जैसा होगा, बाद में उसका नाम रख दिया गया स्कैंडियम, जब खोज लिया गया था। एका एल्यूमिनियम के जैसा खोजा जाएगा, उसके बाद में गैलियम नाम रख, एका सिलिकॉन, जर्मेनियम रख दिया। तो इसके गुण हैं, ठीक है। और इनकी गुण और क्या थे, एक गुण इनका ये था, इनके आवर्त सारणी का तत्वों के द्रव्यमान संख्या में संशोधन हो गया। द्रव्यमान संख्या में संशोधन, मतलब कुछ तत्वों के द्रव्यमान संख्या, कुछ तत्वों की द्रव्यमान संख्या पता कर ली गई जो कि पहले गलत मानी जाती थी, इनकी आवर्त सारणी की वजह से सही पता चल गई। द्रव्यमान संख्या में संशोधन, दो गुण। हाँ, अच्छा, ये Ge हो गया, स्कैंडियम Sc हो गया, गैलियम Ga हो गया, Ga, Sc और Ge, ठीक है, समझ गए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन जो इन्होंने खोज की, समझ रहे हो ना, जो इन्होंने इनकी आवर्त सारणी की वजह से जो खोज हुई, जो मैंने यहाँ लिख दी, इन तीन तत्वों की खोज हो गई, तीन नए तत्वों की, इंपॉर्टेंट है। और द्रव्यमान संख्या में संशोधन हो गया इनकी से, वो भी इंपॉर्टेंट है। दोष, दोष जल्दी से फटाफट बता दो, कौन कौन से दोष थे इनकी आवर्त सारणी के, दोष क्या क्या थे। हाँ हाँ हाँ, वही द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान भार। तो दोष क्या था, पहला दोष हाइड्रोजन की स्थिति, हाइड्रोजन की स्थिति, ठीक है। दूसरा समस्थानिकों का स्थान, समस्थानिकों स्थिति है। हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन की स्थिति कैसी है, समस्थानिकों का स्थान को नहीं बता पाए कहाँ रखा जाए। क्या मतलब है इसका, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, अब बस लिख लो फटाफट। और कुछ कम द्रव्यमान संख्या वाले पहले रखना, कम द्रव्यमान वाले तत्व पहले रखे गए थे। ये तीन दोष हैं, ठीक है।
तो दोष भी आता होगा। मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में जितना जो कुछ आ सकता था वो सब कुछ बता दिया मैंने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। हमें आधुनिक वाला पढ़ना है, इसको नोट करो फटाफट आप। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मैं कुछ चेंज करूंगा यहाँ पर। मेंडलीव की जगह क्या लिख दूंगा? आधुनिक। यहीं रख दो, यहीं रख दो, आधुनिक। आधुनिक आवर्त सारणी, ये जगह नहीं है बीच में, एक ये चेंज हो जाएगा यहां पर। ये वाला जो वर्ड है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार की जगह क्या आ जाएगा? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। और क्या चेंज हो जाएगा? मेंडलीव की जगह यहां आधुनिक कर लो। हाँ, बहुत अंतर है इनमें, अंतर नहीं है। वहां पर जो पहले जो रखे गए थे तत्व परमाणु भार के आवर्ती फलन थे, या परमाणु क्रमांक, मतलब परमाणु क्रमांक 1 है तो यहाँ रख दिया, परमाणु क्रमांक 2 हो गया उसके आगे रख दिया। इस तरीके से परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर रहे थे। इसमें कितने? 18 ऊर्ध्व स्तंभ जिन्हें समूह कहा गया, और 7 क्षैतिज पंक्ति थी इनको आवर्त कहा गया। मतलब आधुनिक वाले में जो अभी हैं उसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ में जिन्हें समूह कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं। आवर्त और समूह दो ही चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। और परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में। इसको लिखो फटाफट, मैं आधुनिक आवर्त सारणी दिखाता हूं आपको। बच्चों देखो, ये आधुनिक आवर्त सारणी है अब जो फिलहाल चल रही है, जिसको पढ़ा जाता है। सबसे पहले ये जो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं ये सब धातुएं हैं। धातु अधातु पढ़ चुके हैं हम पहले। हरे सारे धातु हैं, पीले वाले अधातु हैं, और ये दिख रहे हैं थोड़े इसके पिंक पिंक, ये हैं आपके उपधातु। उपधातु मतलब ना धातु हैं ना अधातु हैं, ठीक है। और इसमें ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड है। तो देखो इसमें क्या है, ये पहला समूह हो गया, ये 18 समूह है, 1 2 3 4 ये लिख रहे हैं नंबर, 18 समूह दिख रहे हैं आपको। आवर्त कितने हैं? 1 2 3 4, ये सब आवर्त हैं क्षैतिज, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ रही हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके अलावा समझो जो पहला जो समूह है ये सारे कैसे हैं हमारे, ये साहब ने पढ़े, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये वो वाले तत्व हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये सारे कौन से हैं? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 11 है। पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ये सब 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। ये सब 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, सब धातुएं हैं ये जो सारे इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इसीलिए तो धातु हैं। धातु कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं? इधर वाले जो हैं ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, इसलिए अधातु हैं। ये बीच में उपधातु, ये बीच में उपधातु पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके धातु जैसे गुण होते हैं ना उपधातु, पिंक वाले। और ये नीचे लैंथेनाइड एक्टिनाइड, आपसे क्वेश्चन पूछा लैंथेनाइड एक्टिनाइड आवर्त सारणी में कहाँ रखे गए हैं? आवर्त सारणी के नीचे। क्या नाम है? देख रहे हो, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। और बाकी जो क्या कह रहे हो? रुक जाओ, मेरा हाथ थक रहा है अभी। ब्लू ब्लू फिर बाद में पूछना कौन सा ब्लू है। ब्लू कोई नहीं है। इधर इधर ध्यान से देखो, 18वां जो 18वां है ये सारे कौन से तत्व हैं? ये अक्रिय तत्व हैं। कौन से हैं? अक्रिय। जो सबसे लास्ट वाला 18 है अक्रिय हैं ये। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये पता नहीं क्या है। तो अक्रिय तत्व मतलब क्या होता है? अक्रिय तत्व का मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते, इनका ऑक्टेव कंप्लीट होता है। लास्ट में जो भारी कक्षा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे ना देंगे। ये वाले ये हैलोजेंस हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ये सब 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये 1 देने वाला, ये 2 देने वाला, इस तरीके से है ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। बाकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, बोर्ड पे लिख रही है वो। और दूसरा, अब इसमें कुछ हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्या जो समझाने वाले ध्यान से समझते जाओ। अब बच्चों एक मैंने टेबल बनाई है, मैं समझाता हूँ क्या है टेबल। ये टेबल समझनी है तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। लेकिन ये टेबल समझाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें समझानी पड़ेंगी आपको, जो आपको ध्यान से समझनी पड़ेंगी, उससे कुछ चीज़ सीखोगे भी और टेबल तो फिर बनी जाएगी। तो बहुत ध्यान से समझोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग के 20 तक तो सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन नहीं, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस,
सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। स्टार्टिंग के 20 तत्व तो करवाए थे। स्टार्टिंग के 20 तत्व तो अब बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। जो हमारा पहला जो समूह है, पहला समूह है, दूसरा समूह है, ठीक है, उसके बाद बीच में और भी हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। पहला समूह है, सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन आता है, और 18 में मैं थोड़ा इधर कर ले रहा हूँ, बीच के की आवश्यकता नहीं है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो सबसे पहला यहाँ पर पहले वाला जो आवर्त है उसमें हाइड्रोजन आता है, और लास्ट वाले में हीलियम आता है, ठीक है। फिर इधर दूसरे वाले आवर्त में इधर आ जाता है क्या, लिथियम। फिर यहाँ पर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन आएगा 16 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेकंड। लिथियम, बेरिलियम तो इधर आएगा ना यार, यहाँ छूट गया ये। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, तीसरे वाले में कौन सा आता है फिर नियॉन के बाद, सोडियम। ध्यान से देखते रहना इधर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, सल्फर, बोलो, क्लोरीन, आर्गन, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम। तो देखो इस तरीके से ये बीच वाले आपको, यहाँ बीच में कुछ होता भी नहीं है, ठीक है, ये खाली रहते हैं यहाँ पर। बाकी आगे के तत्व मैंने आपको, ये सब खाली रहता है यहाँ पर। कुल मिला के मैंने आपको क्या सवा दिया, पहला आवर्त हाइड्रोजन हीलियम होता है बस, दूसरे आवर्त में ये सारे होते हैं, तीसरे आवर्त में ये सारे होते हैं, चौथे आवर्त में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने लिखे नहीं है। हमें स्टार्टिंग के BC तो पता है, ठीक है। तो पहला समूह इतना हो गया, दूसरा समूह, तीसरा, चौथा, पांचवा और भी होंगे, बाकी हमें सब नहीं पढ़ने हैं। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इतने से ही समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अगर पहले समूह में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद क्या आता है, केवल आपको 6, 5, 6, 7। इसके पहले वाले जो 2 समूह है ना, पहला समूह, दूसरा समूह, ये कंप्लीट पूरा, जैसे आपने सुना होगा ये इसके लिए ट्रिक होती है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। 2 ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक, एक सेकंड रुक जाओ। तो ध्यान से देखो, केवल 2 समूह आपको याद रखने हैं। ये वाला इसकी ट्रिक है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो इतना याद रख लो, बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप आ रहे मतलब राजी, ठीक है, ले जा ऐश कर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते रहना, इतने आपको सारे आपके पता होने चाहिए, इनमें से कुछ पूछ भी सकता है आपसे, ठीक है। तो अब हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बहुत ध्यान से सुनना। परमाणु का आकार मतलब परमाणु त्रिज्या, संयोजकता, धात्विक गुण, अधात्विक गुण, विद्युत ऋणात्मकता, अविक्रयशीलता। समूह में ऊपर से नीचे आने पर मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मैं समूह में ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो परमाणु का आकार बढ़ेगा या घटेगा, ये देखना है हमको। बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा घटेगा, अभी देखते हैं, चर्चा करेंगे इस पे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। परमाणु के आकार ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नाभिक होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है बस हाइड्रोजन का, ठीक है। लिथियम की बात करें तो लिथियम का जो नाभिक होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी में 1 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का साइज बड़ा है कि लिथियम का साइज बड़ा है, लिथियम का सोडियम में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इसका कैसा होगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन
दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन। गेट खोलना पड़ेगा। तो इससे एक बात तो तय हो गई, देखो हाइड्रोजन का, लिथियम का, सोडियम का। इसके बाद पोटेशियम पे आओगे तो एक कक्षा और बढ़ जाएगी। तो ऊपर से नीचे, अगर समूह में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या कैसी होती जाती है? बढ़ती जाती है। इसका मतलब बढ़ रही है, ऊपर की तरफ एरो है ना। समझ गए इतनी मेरी बात को? ठीक है। संयोजकता, संयोजकता की बात करें। अच्छा, संयोजकता का क्या मतलब होता है? जितने इलेक्ट्रॉन कोई देता है या लेता है उसको संयोजकता कहते हैं। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? लिथियम की? बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो लेगा या देगा। तो इसकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन तो है। लिथियम की संयोजकता एक होती है। सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? एक। बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये सब एक ही इलेक्ट्रॉन तो देते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये देते हैं, धातुएं हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इन सबकी संयोजकता समान है। संयोजकता कैसी है? समान। ठीक है। और ऊपर से नीचे अगर आ रहे हो, अगर आप समूह में ऊपर से नीचे आ रहे हो, संयोजकता नहीं बदलेगी, जो है वही रहेगी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। धात्विक गुण, धात्विक गुण से पहले अभिक्रियाशीलता में नीचे लिखा है, लेकिन अभिक्रियाशीलता की बात करें तो कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है? लिथियम, सोडियम या पोटेशियम? है पोटेशियम। रुबिडियम, सीजियम या फ्रांसियम? सबसे ज्यादा कौन अभिक्रियाशील होगा? है? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अभिक्रियाशीलता का क्या मतलब है? कोई तत्व अभिक्रिया कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है। ध्यान से सुनते रहना, इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है। तो जितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा उतना ही ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। समझ रहे हो ना? अरे भाई, अभिक्रियाशीलता का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना है, देना, और जितनी आसानी से देगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील है। इन मैंने अभी तक ये बनाए हैं, हाइड्रोजन बनाया है, लिथियम बनाया है, सोडियम बनाया है। चाहो तो मैं पोटेशियम भी बना दूं। पोटेशियम कैसा होगा? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक है 19। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 लिख दिए मैंने, बनाए नहीं है। कितने हो गए? 10। तीसरी में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस वाली में फिर एक और कक्षा होगी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और होगा। तो हमें ये देखना है कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है। तो इनमें सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? इन 4 बनाए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये बताओ। हैं? ये लिथियम सभी आसानी से दे देंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कृष्णा चौहान, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर क्यों लगा रहा है नाभिक के? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर क्यों लगा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब विद्युत फोर्स कह सकते हैं। विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद्युत, पता नहीं, मतलब ये नाभिक होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो विद्युत, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। दोनों के बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि नाभिक हमारा, ये नाभिक जो दिख रहा है, नाभिक लिथियम का नाभिक, इस पे पॉजिटिव है क्योंकि इसमें परमाणु, इसमें है प्रोटॉन, तो इसमें पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक आवेश है। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश, इसलिए इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, इसलिए चक्कर लगा रहे हैं। बात समझ रहे हो मेरी पूरी? ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइट बंधा हुआ है? ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, या ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ? हाँ, कौन से, किसके बल ज्यादा होगा? ये अच्छे से नाभिक से चिपका हुआ है, ये अच्छे से नाभिक से चिपका हुआ है, या ये वाला अच्छे से? लिथियम। क्योंकि देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो दूर हो गया नाभिक से। पोटेशियम में नाभिक से इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन देने वाला, यही इलेक्ट्रॉन तो देगा ये, और ये वाला थोड़ा दूर हो गया। ये वाला अगर दूर हो गया तो कम फोर्स के साथ बंधा हुआ है इससे, नाभिक से कम फोर्स, कम बल के साथ, ये बहुत जल्दी दे देगा, ये बहुत जल्दी दे देगा। जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, इसमें जो वो है क्या, कक्षा, वो बढ़ती जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है। तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन आसानी से देता जाएगा। ठीक है। तो नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ रही है, नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ रही है। और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा उतनी अच्छी धातु है, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा उतनी अच्छी धातु है। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण भी बढ़ रहे हैं, धात्विक गुण बढ़ रहे हैं तो धात्विक गुण घट रहे हैं।
विद्युत ऋणात्मकता बताऊंगा अभी क्या होता है। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। समझ में आया आपको? अवदेश समझ में आया क्या बताया मैंने? ये मैं सीधी सी बात कह रहा हूं भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन दूर है नाविक से, ये वाला इलेक्ट्रॉन पास है। अगर ये दूर है तो ये आसानी से छूट जाएगा, आसानी से अगर ये छूट जाएगा तो ये अच्छा अभिक्रियाशील है। पोटेशियम अच्छा अभिक्रियाशील है सोडियम से, पोटेशियम अच्छा अभिक्रियाशील सोडियम से। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे अभिक्रियाशीलता बढ़ती जाएगी, अभिक्रियाशीलता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है नाविक से। ठीक है, तो वही मैंने लिखा, नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता, ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ रही है। अभिक्रियाशीलता बढ़ रही है तो धात्विक गुण भी बढ़ रहे हैं। अभिक्रियाशीलता का मतलब ही धात्विक गुण। अभिक्रियाशील धातु कौन धातु होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धातु है, और जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा उतनी अच्छी धातु है। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ते जाते हैं, धात्विक बढ़ रहे हैं तो अधात्विक घट रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? हल्का फुल्का बोलो हाँ या ना। समझ में आई ये बात? थोड़ा थोड़ा। चलो एक और बार बताऊंगा। पहले अब मैं आवर्त में बाएं से दाएं की बात करता हूं। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं। सबसे पहले साइज की बात करें। किसकी बात करें? साइज से, त्रिज्या, आकार। देखो सोडियम, मैग्नीशियम, इधर इन सबको लेता हूं मैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। सोडियम का कैसा होगा नाविक? सोडियम है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, 3 4 5 6 7 8 8 10 हो गए, और इस वाले में एक और होता है 11। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के पास। कितने होते हैं? 11। मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं? 12। तो मैग्नीशियम का कैसा होगा? पहली में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तीसरी में 2 होंगे। किसका आकार छोटा है या बड़ा है? किसका बड़ा है? Mg का छोटा है। क्यों? इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। हाँ? इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, कक्षा नहीं बदली। इसी कक्षा में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी कक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आकार किसका बड़ा है छोटा? हाँ? हाँ? समान। ऐसा लग रहा होगा कि समान है, भाई कक्षा तो बड़ी नहीं ना। जो कक्षा इस कक्षा में इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो आकार क्या बढ़ गया, घट गया? नहीं। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम में। अगर आप एल्यूमिनियम में जाओगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इसी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहली में 2, दूसरी में 8, 3 4 5 6 7 8, तीसरी में 3 हो जाएंगे, 1 2 3। तो साइज किसका बड़ा या छोटा है? सबका बराबर। भाई कक्षा नहीं बदल रही ना, कक्षा वही है, उसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? जैसे ये साइज घट रहा है, साइज घट रहा है। पूछो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना सचिन कुमार, क्या बता रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहां पर केवल 1 ही 2 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, यहां पर इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो कक्षा थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाविक के बीच में, नाविक पे होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कक्षा थोड़ी छोटी हो जाएगी। कक्षा क्या हो जाएगी? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया, बल बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन और नाविक के बीच में, तो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो और छोटी हो जाएगी, और बल बढ़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, कक्षा घटती जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे कक्षा आपकी घटती चली जाएगी। तो इधर से बाएं से दाएं आने पर कक्षा क्या होती है? घटती जाती है, आकार घटता जाता है, त्रिज्या घटती जाती है। बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी बात मेरी। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन कक्षा घट रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से कक्षा घटी, इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, कक्षा को छोटा कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? हैं? संयोजकता की बात करें, सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन देता है। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। एल्यूमिनियम की 3 देता है। सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 3 2 1 0। पहले बढ़ी फिर घटी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। 4 तक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। बोलो हाँ या ना? संयोजकता
अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, संयोजकता पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है। धात्विक गुण की बात करें, ये धातु है, ये धातु है, ये धातु है, ये उपधातु है, फिर अधातु अधातु अधातु, मतलब धात्विक धातु से अधातु बनते चले जा रहे हैं। धात्विक गुण क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। ठीक है। धात्विक गुण घट रहे हैं तो अधात्विक बढ़ रहे होंगे। ठीक है। क्रियाशीलता, सोडियम की क्रियाशीलता ज्यादा है, मैग्नीशियम की क्रियाशीलता ज्यादा है? सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। कौन ज्यादा अच्छा धातु है, क्रियाशील है, या फिर सोडियम या मैग्नीशियम? इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है। हाँ? सोडियम ज्यादा क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि एक ही तो देना है, आसानी से देके बात खत्म करेगा। इसको 2 देने हैं तो 2 देने में ज्यादा दिक्कत होगी कंपेयर टू 1 देने में। एक आसानी से देके बात खत्म करेगा, ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसको 2 देने हैं तो कम अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशीलता क्या होती है? इधर से इधर जाने पर पहले घटेगी, पहले घटेगी, फिर इसके बाद ये बढ़ती जाती है, फिर संयोजकता कम होती जाती है ना क्लोरीन, तो फिर उसके बाद बढ़ती है। पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। पहले यहाँ पर आके बहुत कम हो जाएगी अभिक्रियाशीलता, फिर थोड़ी बढ़ेगी, फिर थोड़ी बढ़ेगी। क्लोरीन की बहुत ज़्यादा होती है, इसकी तो खैर कुछ होती नहीं है फिर लास्ट में आर्गन की। ठीक है। तो अभिक्रियाशीलता पहले घटती है फिर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है? हाँ, विद्युत ऋणात्मकता का क्या मतलब है? कोई इलेक्ट्रॉन के पास जो परमाणु के पास जो इलेक्ट्रॉन है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉन से चाह कितनी है। उसको इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो कितनी जल्दी लेगा? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत किस में ज्यादा है? इनमें, ऊपर वाले में, नीचे वालों में? ऊपर वालों में। ऊपर वालों में, ऊपर वालों में इलेक्ट्रॉन पास होता है नाभिक के। चलो ऐसे छोड़ो, पहले इधर से इधर बात करते हैं, बाएं से दाएं। इलेक्ट्रॉन के लिए चाह किसमें? इसमें, 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 किसमें ज्यादा है? हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत किसमें ज्यादा है? हैं? जैसे आपके लिए बाइक की चाहत है। ठीक है। बाइक के लिए, आप चाहते हो बाइक हो, कार हो, बीवी हो, समझ रहे हो ना? तो इन सब की चाहत है आपको। ऐसी इसमें इलेक्ट्रॉन की चाहत है, किसको ज्यादा है? इनको, इनको। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना वरुण कुमार। देखो ये इनमें तो इलेक्ट्रॉन की चाहत कम है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन देते हैं। अरे ले जाओ, ले जा, मेरी गर्लफ्रेंड ले जा, ऐश कर। ठीक है। तो ये तो कहते हैं ले जाओ, कोई दिक्कत। ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ये धातु हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की चाहत इधर बढ़ रही है भाई, ये तो देने वाले इलेक्ट्रॉन, देने वाले, ये लेने वाले। तो इलेक्ट्रॉन की चाहत क्या हो रही है? बढ़ रही है बाएं से दाएं जाने पर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। इनके पास क्या है? ये देने वाले हो गए, वो लेने वाले। ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ठीक है। एक ये देख लो, फिलहाल सारा कुछ बता दिया मैंने, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। हाँ, केमिस्ट्री पूरी नहीं है अभी, चौथे चैप्टर में थोड़ा सा रह गया है। चौथे चैप्टर में थोड़ा सा रह गया है। तो हाँ, वो मैं बता दूंगा। 3 वीडियो और दूंगा मैं चैप्टर 3 के लिए, बाकी ये चैप्टर पूरा हो गया है। आपको क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सुन लो भी पहले। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप पूछोगे। ठीक है। तो ये वाला चैप्टर मैंने करा दिया, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, ध्यान से क्वेश्चन कर लेना, इसमें कुछ बचेगा नहीं। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है।